हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं बायो का। पहले हमने 4 कर लिए, 8th और 11th लेसन भी हम कर चुके हैं। अब हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे कि अपनी जो बॉडी है उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस चलती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अलाइव है तो उसको अलाइव किस बेसिस पे बोलते हैं कि वो मूवमेंट कर सकता है, ग्रोथ होती है उसमें। नॉट विजिबली ग्रोइंग, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें विजिबल नहीं हो रहा है लेकिन वो ग्रो हो रहा है, वो भी स्टिल अलाइव है। कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स, कि मूवमेंट्स नहीं शो हो रही है लेकिन फिर भी ब्रीथ कर सकता है। जैसे बिल्कुल ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, विजिबल मूवमेंट्स होते हैं। ये डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। मतलब अगर ऐसे बोले कि जो मूवमेंट्स हमें विजिबल हैं, दिख रहे हैं कि ये ग्रोथ हो रही है, ग्रो कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तो सिर्फ वही एक इनफ करैक्टरिस्टिक नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए। वायरसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। जो वायरस है कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते हैं अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। अगर वो किसी सेल के अंदर इन्फेक्ट होकर खुद चले गए हैं, डैट इज़ पार्शली बाय कंट्रोवर्सी, तभी वो अपने आप को शो करते हैं। इसीलिए इनको पार्शली बोला जाता है कि ये कंट्रोवर्सी ही है कि ये ट्रूली अलाइव है भी या नहीं। जो वायरसेस हैं इनके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं और सेल्स में और भी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं एंड सो ऑन। आगे के आगे ऑर्गेनेलिज में आगे फिर डिवाइडेशन होती रहती है। ऑर्डर होता है इनका जो मतलब अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाए तो ऑर्गेनिजम्स है जो नो लॉन्गर विल बी अलाइव। लिविंग क्रीचर्स हैं, ये मस्ट कीप रिपेयरिंग, इनको रिपेयर करते रहना पड़ता है। मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, अपने सेल्स जो रिपेयर करने वाले उनको रिपेयर भी करते हैं, जो डेड हो गए हैं उनको दोबारा न्यू क्रिएट भी होते हैं। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, ये होती क्या क्या हैं। अब अगर हम देखें कि इवन इफ़ वी जस्ट अस्लीप, अगर हम सो भी रहे हैं, देन मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। तो भी सोते हुए हमारी बॉडी में जो भी नीड है सेल्स की, मेंटेनेंस हो रही है, उनकी जो रिपेयरिंग है वो चल रही है ऑलरेडी। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म देयर मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। उन्हीं को सारी प्रोसेस को जो इसको मेंटेन करके रखता है हमारे सोते ड्यूरिंग भी, उन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। नीड टू प्रिवेंट डैमेज को प्रिवेंट करता है। ब्रेक डाउन होता है, जो भी एनर्जी नीड होती है उसमें ब्रेक डाउन होकर हम एनर्जी यूज़ करते रहते हैं। कम्स फ्रॉम आउटसाइड दी बॉडी, जो भी एनर्जी है बाहर से आती है, लेकिन वो एक प्रोसेस होता है जैसे ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड जैसे हम खाना खाते हैं विच वी कॉल फूड से खाना खाते हैं, खाना अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है, वो एनर्जी सोर्सेज में हमारे कन्वर्ट होता है। प्रोसेस कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको। इफ़ बॉडी साइज ऑफ, अगर बॉडी साइज को ग्रो होना है तो एडिशनल रॉ मटेरियल तो चाहिए, नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड, और वो आउटसाइड से ही ले सकते हैं हम। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। जो जितना भी लाइफ है इस अर्थ पे मोस्टली कार्बन पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो, फूड सोर्स है जो हमारे वो भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। डिपेंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। सब ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी जो बॉडी को चाहिए होती है। ऑक्सीडाइजिंग भी होती है, रिड्यूसिंग रिएक्शंस भी होती है, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। मोस्ट कॉमन जो केमिकल्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, और यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम दी, ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं आउटसाइड से। अब यही प्रोसेस है जो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड दी बॉडी, बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, यूज़ इट इन द प्रोसेस, और उसी ऑक्सीजन को हम प्रोसेस में यूज़ करते हैं। किस प्रोसेस में? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, जो फूड हमने लिया है आउटसाइड से उसको ब्रेक डाउन करने में, ताकि वो सेलुलर नीड्स है जो हमारी उसमें एब्जॉर्ब हो सके, उसी को हम वी कॉल रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई उनका स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। जैसे हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, सब प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए, लेकिन सिंगल सेल में कोई इतना स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते। टेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो ये सारे उनके प्रोसेस हैं, ये सारे उनको, जब वो है ही एक सेल में तो सब उसके अंदर ही उसको करना पड़ता है। बिकॉज एंटायर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, उनका सारा जो सरफेस है वो सारा ही एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। बॉडी साइज जैसे जैसे इंक्रीज़ करती है तो बॉडी कॉम्प्लेक्स बनती है, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, हमारी हैं। ऑल द सेल्स नोट बी डायरेक्ट इन द डायरेक्ट। अब जैसे हमारी स्किन है, स्किन तो एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट है, लेकिन जो अंदर हार्ट है, हार्ट की जितनी भी लाइनिंग होगी वो तो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, क्योंकि हम मल्टी ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन जो सिंगल सेल है वो तो सारा का सारा एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होगा। सराउंडिंग सिंपल डिफ्यूजन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स। अब जो वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि सिंपली कोई भी चीज़ ऑब्जॉर्ब करी और आउटसोर्स कर दी, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स हम सिंपल डिफ्यूजन हर ऑर्गेनिज्म में फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब जो अपटेक है फूड का, ऑक्सीजन का, ये सारे ही एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जो फंक्शन करते हैं इस चीज़ को। फूड एंड ऑक्सीजन टेकन अप एट वन प्लेस
जब हम इसको ले लेते हैं तब उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी तो एक सिस्टम होना चाहिए ना, सिर्फ अंदर लेके जाना है, उसके बाद उसकी नीड तो पूरी बॉडी को है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए, तो वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, ताकि वो सारी बॉडी में ट्रैवल कर सके। इसलिए जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, यूज़ कार्बन ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, कार्बन और ऑक्सीजन जो भी एनर्जी जनरेशन में यूज़ होती हैं, नॉट ओनली यूजलेस बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, और नॉट ओनली यूजलेस इवन भी हार्मफुल, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं जो भी हमारे बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो इनको जो पहले तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था जो हमें चाहिए, अब उसके बाद जब भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसके साथ हमें बाई प्रोडक्ट्स जो कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ये कई बार यूजलेस भी हो सकते हैं और कई बार हार्मफुल होते हैं। तो जो हार्मफुल है उसको बॉडी से बाहर भी निकालना है, तो नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, प्रोसेस कॉल्ड द एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसेस के लिए एक्सक्रीशन है और उसके लिए भी हमें कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए। और नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं फॉर एक्सक्रीशन, इसलिए एक्सक्रीशन के भी जो टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू द ट्रांसपोर्ट करना है, अब ट्रांसपोर्ट है उसके लिए ब्लड है, ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है। तो इसी तरह से डिफरेंट हमारे जो प्रोसेसेस हैं चलते हैं। अब न्यूट्रिशन के बारे में क्या है, इवन व्हेन वी नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे तभी एनर्जी तो चाहिए हमें ताकि हम जिंदा रह सकें। टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ द ऑर्डर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी ऐसे की ऐसी रह सके उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। नीड मटेरियल्स हमें चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट दे फूड, अब फूड लेती कैसे हैं। सम यूज़ सिंपल फूड, कुछ तो सिंपल फूड लेते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ऑटोट्रॉफ्स है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये इंक्लूड करते हैं ग्रीन प्लांट्स, जैसे सम बैक्टीरिया हो गए, ये भी आते हैं इसमें। अब अदर्स क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं जिसमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है उनको पहले, उनमें सिंपल वंस में। फिर ऑर्गेनिज्म यूज़ बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं जो एक तरह के कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो रिएक्शन फास्ट हो सके, लेकिन वो कैटलिस्ट किसी भी साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको एंजाइम, तो ऐसे ही एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं ताकि वो प्रोसेस को फास्ट कर सके, ब्रेक डाउन कर सके कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हैं उसको सिंपल वंस में। अब हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो ये सर्वाइव करते हैं, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन दी ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स से लेते हैं खाना सारा, जैसे हम अपना खाना है जो प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, तो हम ऑटोट्रॉफ्स जो हैं सारे प्लांट्स हैं उससे हम अपना खाना लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सारे एनिमल्स और फंजाई आ जाते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, ये फुलफिल होती है बाय द फोटोसिंथेसिस, जो जैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट की प्रेजेंस भी करते हैं, और क्लोरोफिल होना चाहिए। ये आपने सारा पढ़ा है छोटी क्लासों में कि वो फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस करते हैं, कि सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो वो यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जी, उन्हीं को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स नॉट यूज्ड इमीडिएटली, अब वो इमीडिएटली तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो मतलब जितना उन्होंने ले लिया उसी टाइम अगर उतनी ज़रूरत नहीं है तो वो स्टोर भी तो करेंगे, तो उनको स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में, और सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, वो एक तरह का उनका रिजर्व हो जाता है। अब यूज्ड वो जब भी उनको यूज़ मतलब रिक्वायरमेंट होगी उसकी, तो वो यूज़ कर सकते हैं स्टार्च को। देन सिमिलरली हमारे में क्या होता है, हमें भी अब जब हम खाना खाते हैं तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है उसी टाइम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने ज़्यादा खा लिया, उतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो हमें भी बॉडी में स्टोर करना पड़ता है। हम कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं, हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बन गया है, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज़ हो रहा है। ये लीफ का जो स्ट्रक्चर है दिखाया गया है, जहाँ पे लीव्स की ये लीफ ब्लेड्स हैं, मिडरिब जो बीच में लाइन होती है, इसको खोल के जाइलम और फ्लोएम को एक्सप्लेन किया गया जो हम इधर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी पहले तो वो ऑब्जर्व करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर रिडक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स होती है। नो टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर, अब ये लगातार तो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट में है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रिपेयर इंटरमीडिएट एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, अब क्लोरोफिल अब डे में उन्होंने लिया है लेकिन वो रात में भी काम करते हैं, तो वो लगातार नहीं हो सकता क्योंकि कुछ प्रोसेस उनकी रात में कंडक्ट करनी पड़ती है और कुछ दिन में होती हैं।
सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, जिनको क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। ग्रीन कलर की वजह से ही उनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है उनमें, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट होता है और जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा ये जो स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है? ये एक टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। गैसेस एक्सचेंज यहीं से होता है, टेक प्लेस करता है। ये पोर्स हैं, ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है स्टोमेटल पोर्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, और जो ये साइड में सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं। बट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स। पर ये बात नहीं है कि सिर्फ इसी से ही लीव्स पे अगर स्टोमेटा है तो यहीं से होगा। जो गैसेज का एक्सचेंज है वो स्टेम से, रूट से, लीव से, हर जगह से होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो भी लोज थ्रू दिस स्टोमेटा। ये इन स्टोमेटा से वाटर भी रिलीज होता है, जिसको ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। प्लांट्स क्लोज दिस पोर्स, ये जो पोर हैं क्लोज हो जाते हैं व्हेन डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती तो ये पोर्स क्लोज भी हो जाते हैं। ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग है इन पोर्स की, ये गार्ड सेल के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जो ये साइड में येलो वाले शो किए हुए हैं। गार्ड सेल्स स्वेल, ये स्वेल कर जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं। व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, जब इनमें पानी भर जाता है तो ये फूल जाते हैं। कोज स्टोमेटल पोर टू ओपन, और उसी से स्टोमेटल जो पोर है वो ओपन होता है। और पोर क्लोज हो जाता है जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जब इनमें से पानी निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा है अदर रॉ मटेरियल्स क्या हैं, जैसे वाटर हो गया, फ्रॉम दी सॉइल ले लेते हैं, रूट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की वो लेती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हैं जो फ्रॉम दी सॉइल ये ले लेते हैं। नाइट्रोजन भी जो है वो एक असेंशियल है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए काम होता है, और अदर कंपाउंड्स के अगर कुछ भी सिंथेसिस करना है तो उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको देखो फसलों में हम NPK, जो यूरिया बोलते हैं, NPK डालते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम की प्रोसेस, उसमें नाइट्रोजन है जो बहुत ही असेंशियल प्रोडक्ट होता है प्लांट्स के लिए। टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में इनको दिया जाता है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये हैं जो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन दी टाइप होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब फूड है जो वो स्टेशनरी भी हो सकता है, जैसे ग्रास हो गया, मतलब ग्रास एक जगह पे खड़ी है, वो हिल नहीं रही है। लेकिन मोबाइल भी हो सकता है, जैसे डियर हो गया, अब हिरन है वो भागता रहता है, लेकिन जो काऊ है वो एक स्टेशनरी खाएगी, मतलब ग्रास को खाएगी, लेकिन जो लायन है उसका जो ईटिंग प्रोडक्ट है वो हिरन का, वो कोई भी जानवर हो सकता है, उसका शिकार करते हैं। तो मोबाइल जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी एक तरह का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। सम ब्रेकडाउन फूड हैं जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है, वो ऑब्जर्व होती है। एग्जांपल्स जैसे फंजाई है, ब्रेड मोल्ड्स हैं, यीस्ट है, मशरूम्स हैं। अदर हैं जो वो होल मटेरियल को ही ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनसाइड द बॉडी। जैसे अब हम खाना खाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। सम डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट से लेते हैं, एनिमल्स से मतलब विदाउट किलिंग देम एनिमल्स, जैसे एनिमल से हम दूध लेते हैं, उनमें किसी भी एनिमल को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, उसमें क्या होता है? यूज्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कसकटा है, अमरबेल है, टिक्स, लाइस, लीचीज, टेबोम, ये सब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? अब ये लेते कैसे हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ये इनका फूड टेकन इन दी अपने इंटायर सरफेस से लेते हैं। जैसे ये है एक बॉडी है, इसने यहाँ पे ये फूड पार्टिकल आया, जब उसके पाथ में आया तो इसके जो सूडोपोडियस है, मतलब इसके जो हैंड्स हैं उसको अराउंड पूरा ऐसे घेर लेते हैं, फिर उसको अंदर ही एनगल्फ कर लेते हैं फूड पार्टिकल को। तो इसी तरह से जो ये कम्प्लेक्सिटी है, अगर बॉडी की डिफरेंट बढ़ती रहती है, डिफरेंट फंक्शंस होते रहते हैं उसके। अब अमीबा है, जैसे अभी हमने देखा है, ये फूड का क्या है? फिंगर लाइक इसकी एक्सटेंशंस होती है सेल सरफेस पे, फ्यूज़ कर जाती है फूड पार्टिकल में और फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल बना लेती है इनसाइड ही। और ये जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल वंस में, देन डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो डिफ्यूज़ कर जाता है। रिमेनिंग जो बाकी का अनडाइजेस्टेड मूड है वो वहीं पे फिर सरफेस से जैसे उसने अंदर लिया था वैसे ही थ्रू आउट उसको कर देता है। अब पैरामीशियम है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी डेफिनेट एक शेप होती है, इसका भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट से ही फूड को ये लेता है। फूड इज़ मूव्ड टू द स्पोर्ट बाय द, अब जो ये सीलिया हैं, अब ये सरफेस है, इसके ऊपर जो हेयर लाइक सीलिया स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं इस पर, उसी को सीलिया बोला जाता है। कवर्स दी एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, सारे उसके सरफेस पे सीलिया है जो प्रेजेंट होते हैं, और वो ही हेल्प करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल पास में आते हैं तो वो सीलिया उसको मूव करके उसके सूडोपोडियस जो फेक फिंगर्स हैं उसके पास ले जाके वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग, हमारे में जो न्यूट्रिशन है उसका प्रोसेस क्या है? हमारी एक एलिमेंट्री कैनाल है, लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक्सटेंड होती है हमारे माउथ से लेके एनस तक। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बीच में, जो कि सारे अपना अपना डिफरेंट फंक्शंस है जो परफॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहले है जब फूड हम स्टार्ट करते हैं खाना, तो क्रश होता है फूड विद द टीथ,
लाइनिंग होती है कैनाल की बहुत ही सॉफ्ट होती है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। तो फूड का काम क्या है, फूड पहले वेट होता है, मेक इट्स पैसेज स्मूथ, ताकि उसका पैसेज बिल्कुल स्मूथ हो सके। व्हेन वी ईट समथिंग आवर माउथ वाटर्स, जब भी हम कुछ खाते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जिससे वो एक तरह का फ्लूइड होता है, वो पानी नहीं होता, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, जो कि सलिवरी ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है और ये अब्जॉर्व होता है एलिमेंट्री कैनाल में सारा का सारा, और वहाँ पे जाके ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो भी हमने अभी डिस्कस किया था, एंजाइम्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, बट उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। अब सलाइवा है जो कंटेन एंजाइम्स, उसमें सलिवरी एमाइलेज है जो एंजाइम का नाम होता है, वो प्रेजेंट होता है, जो ब्रेक करता है स्टार्च को टू गिव द सिंपल शुगर्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। फूड है जो वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ, देन माउथ से जब आगे ट्रांसफ़र करते हैं उसको च्यू करके, तो मस्कुलर टंग से फिर क्या है जो फूड है एक रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में एंटर कर जाता है। वहाँ पे क्या होता है, लाइनिंग है जो कैनाल की मसल्स की रिदमिकली उसको फूड को पुश करती जाती हैं आगे फॉरवर्ड, और पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स होते रहते हैं अलोंग द गट। ये यहाँ पे सारी ईसोफेगस में यहाँ पे स्टमक में आ जाता है। उसके बाद फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू फूड पाइप और ईसोफेगस, स्टमक लार्ज ऑर्गन है जहाँ पे एक्सपैंड हो जाता है फूड व्हेन एंटर्स इनटू इट। अब जब फूड यहाँ पे एंटर करेगा स्टमक में तो ये स्टमक ऑलरेडी अपना एनलार्ज हो जाएगा। मस्कुलर वॉल्स हैं इसकी, ये हेल्प करती हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस एंटीसिक्रेट होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं। डाइजेशन इन स्टमक बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब ये HCl रिलीज़ होता है, लेकिन जो HCl है वो इतना ही होता है कि वो हमारे खाने को जो है पचा सके, लेकिन वो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको कोई भी हार्म नहीं करता। प्रोटीन है जो वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसका पेप्सिन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और म्यूकस है जो HCl है ये क्रिएट करता है, एक एसिडिक मीडियम बना देता है, जो हमें क्या फैसिलिटी देता है, जो एक्शन है पेप्सिन एंजाइम का वो अच्छे से परफॉर्म होता है। म्यूकस है जो वो प्रोटेक्ट करती है हमारी इनर लाइनिंग को स्टमक की, ताकि वो जो एसिड आ रहा है उसका एक्शन हमारी स्टमक की लाइनिंग पे ना हो। देन स्टमक, हम जब बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई, वो इसी वजह से होता है कि ताकि हमारा जो HCl है वो ज़्यादा हो जाता है, हमने खाना अपना खाया नहीं तो वो एसिडिटी बनने लग जाती है। एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम, जब एग्जिट होता है स्टमक से, देन रेगुलेटेड बाय द स्पिंस्टर मसल्स होती हैं जो रिलीज़ करती हैं स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये स्टमक है, इसके बाद ये सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा घूम के फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होके एंड में NS पे जाता है। तो ये जब सारा स्टमक का प्रोसेस कंप्लीट करके उसके बाद इस मसल्स के थ्रू ये धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता रहता है। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, जो फिट हो जाए पूरा ही कॉम्पैक्ट स्पेस पे, और कॉइलिंग की होती है। इसकी लेंथ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, और ये डिपेंड करता है हमारे फूड पे कि हम क्या खाते हैं। जो हर्बीवोरस हैं वो ग्रास खाते हैं, तो इसके लिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो वो लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करना होता है। मीट है जो वो इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए जो कार्निवोरस हैं जैसे टाइगर्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, क्योंकि उनको इतना स्मॉल इंटेस्टाइन का काम नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट करती हैं डाइजेशन के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये तीनों का डाइजेशन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये रिसीव करती हैं सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर और पेनक्रियाज से, जो भी सिक्रीशंस हो रही हैं, जो भी जूसेस आ रहे हैं वो सारे इसमें आते हैं। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक होता है, हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन, उसको पहले अल्कलाइन बनाना पड़ता है, क्योंकि स्टमक में क्या था HCl रिलीज हो रहा था तो उसमें मिक्स होकर फूड है जो वो एसिडिक बन जाता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री हो रही है तो उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। फॉर द पेनक्रेटिक एंजाइम्स, वहाँ पे पेनक्रेटिक के एंजाइम्स है जो एक्ट करते हैं। अब पेनक्रियाज कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये लीवर है हमारा, यहीं पे ये गॉल ब्लैडर है, और जो ये है ये स्ट्रक्चर सारा पेनक्रियाज है, और इसके और गॉल ब्लैडर के सारे ये यहाँ पे रिलीज़ होते हैं जैसे ही खाना इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। नेक्स्ट, जब बाइल जूस फ्रॉम द लीवर आता है, अकम्प्लिश करता है इसको एडिशन टू द एक्टिंग ऑन फैट्स पे ये काम करता है। फैट्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट, वो उसमें प्रॉपर एक्ट भी नहीं कर पाता है। बॉयल साल्ट होते हैं जो वो ब्रेक करते हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, और इंक्रीज़ करते हैं एफिशिएंसी ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर सके। सिमिलरली जो एमल्सिफाइंग एक्शन होता है सोप का डर्ट पे, उसी तरीके से ये काम करते हैं।
अब पेनक्रियास है जो सिक्रीट करता है, पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है, वहाँ पे कंटेन होते हैं, उसमें ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन और लाइपेज को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है एमिसिफाइड फैट्स को। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें भी ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं उनको प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, और कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको फिर देन इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इनर लाइनिंग होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो वहाँ पे भी फिंगर लाइट प्रोजेक्शंस होती है, जिसको विल्लई, जैसे हमने पहले अभी सीलिया पढ़ा था वैसे ही विल्लई होता है। जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है अब्जॉर्ब करने के लिए। विल्लई है जो वो रिच होती हैं ब्लड वेसल्स में, बहुत सारा ब्लड वेसल्स उसमें से पास आउट होते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं सारा फूड को उसी लाइनिंग से। वो देन यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेन्ड एनर्जी, उसी को एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ वहाँ से होती है, रिपेयर होता है ओल्ड टिश्यूज़ का। जो अनअब्जॉर्ब फूड अब रह गया सारे इंटेस्टाइन के बाद क्रॉस करने के बाद भी, देन वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में आगे सेंड कर दिया जाता है। इट्स फॉल्स अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या है, जो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड पार्टिकल्स है जो अब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब जो वाटर बचा है वो सारा जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड रह जाएगा वो जब पास होगा तो उसमें से जो रिमेनिंग वाटर है वो भी सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड बाय द एनस, और बाकी का जो सारा मटेरियल है वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट रेगुलेटेड बाय द, अब जो उसका एग्जिट होगा वो एनाल स्पिंचर है जो ये मसल है उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डेंटल कैरीज है। इसमें क्या है, सॉफ्टनिंग होती है जो एनेमल की और डेंटाइन की, बैक्टीरिया है उस पर एक्ट करते हैं। जो शुगर है जो हमारे दांतों में रह गई है वो सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइज द एनेमल, उसको एनेमल को सॉफ्ट कर देती है। मासिस ऑफ द बैक्टीरिया जो सेल हैं वहाँ पे फूड पार्टिकल्स पे आ जाते हैं, टीथ पे स्टिक हो जाते हैं, फ्रॉम द डेंटल प्लेक बन जाता है उस पर। सलाइवा है फिर उस वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है टूथ के सरफेस पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बैक्टीरियल ने अटैक कर दिया है, और वो न्यूट्रल करता है एसिड को, प्लेक कवर कर देता है जब टीथ पे वो सारा हो गया। इसीलिए हमें ब्रश करना चाहिए, रिमूव द, ताकि वो प्लेक है जो रिमूव हो सके बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, ताकि बैक्टीरिया के वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करने से पहले ही हमें टीथ ब्रश करने चाहिए ताकि वहाँ पे प्लेक बन ना पाए। अगर हम इसको अनट्रीटेड रखेंगे तो वो सारा का सारा जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, वो सारा का सारा टीथ है ख़राब हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारे हैं ऑर्गेनिज्म हैं जो ये डिफरेंट वेज में, सम यूज़ ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सम यूज़ अदर पाथवे, कुछ अलग भी करते हैं। कैसे, डू नॉट, जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व भी नहीं होती है। इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। सबसे पहले स्टेप में हमें हर एक पार्ट में ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन करना पड़ता है 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में। अब उसमें से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको पायरुवेट बोला जाता है, टेक प्लेस इन दी, और वही साइटोप्लाज्म में एक्ट करते हैं। पायरुवेट में भी कन्वर्टेड इनटू, देन उसको पायरुवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जो ये प्रोसेस है टेक प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान ये यीस्ट में होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ एयर, और ये सारा का सारा एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती ऐसी उसको रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, मतलब ऑक्सीजन की नीड नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, अब अगर ऑक्सीजन की यूज़ में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पहले हुआ था ये यीस्ट में प्रोसेस हो रहा था। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा प्रोसेस ब्रेकअप, 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे, गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे, अदर प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर। प्रोसेस टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस, अब जो प्रेजेंस हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, वो था एनारोबिक। रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन वो ग्रेटर होगी देन एनारोबिक से, कि एरोबिक में जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन है जो वो एक अनदर पाथवे है। पायरुवेट है जो कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड, ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड है जो हमारे मसल्स में ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी हमें क्रैम्प्स भी आ जाते हैं, जैसे एकदम अगर लैक्टिक एसिड बन चुका है तो। अब ये रहा, अब ग्लूकोज है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पहले तो पायरुवेट और एनर्जी बनती है। अब ये 3 तरह के केसेस हैं। अगर तो ऑक्सीजन की एब्सेंट है जैसे यीस्ट में होता है तो वहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कमी है, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी होगी, इसी की वजह से हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं अगर ऑक्सीजन की कमी है। और अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ये यूज़ होती है
सिंथेसिस अ मॉलिक्यूल, एटीपी को सिंथेसाइज करने में ये यूज़ होती है। यूज टू फ्यूल ऑल अदर, और इसी एटीपी को हम एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिवन राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, हमें एनर्जी देता है। ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें हम जो एनर्जी है वो रिलीज हो, सॉरी एंडोथर्मिक जो हीट है वो हम अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट एटीपी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यूज टू मेक एन, अब जो भी रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है उससे एटीपी की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ये रहा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो इससे एटीपी की हो रही है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये यूज़ करता है एटीपी को। एटीपी इज़ ब्रोकन यूजिंग वाटर, और एनर्जी को यूज़ करके हम एटीपी को ब्रेक करके उसी एनर्जी को यूज़ करते हैं, और ये 30.5 किलो जूल पर मोल होती है जो एनर्जी हमें मिलती है। अब जो बैटरीज़ हैं, जैसे इसमें मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, हर तरह की होती है, वैसे ही हम एटीपी को यूज़ करते हैं अलग अलग कामों में। जैसे हमें मसल की कंट्रैक्शन करवानी है, प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, नर्वस इम्पल्सिस है उनका कंडक्शन करवाना है, तो ये सारी कोई कैसा भी काम है तो हम उसकी एनर्जी एटीपी से लेते हैं। देन एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये डिपेंड करती है ऑन द ऑक्सीजन नीड। हमें चाहिए कि हमें इंश्योर करें कि हमारी जो ऑक्सीजन की इनटेक है ये सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर कम होगी, लैक होगा, तो वही हमें फिर मसल क्रैम्प्स आएंगे। प्लांट्स हैं जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस थ्रू दी स्टोमेटा, ये भी हमने पढ़ लिया है, जो लीव्स पे प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पीसीज हैं, ये इंश्योर करती हैं कि सेल हैं वो एयर के कांटेक्ट में रहे। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है जो एक्सचेंज होते हैं बाय द डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन की, ये डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। अब डिफ्यूजन आपको एक बार क्लियर कर देती है। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर कोई भी एक सेल की बॉडी है, यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और बाहर एनवायरनमेंट में वाटर की अमाउंट कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो वाटर है ऑलरेडी सेल की लेयर से बाहर जाने लगेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सके। जितना सेल के अंदर है उतना ही बाहर होना चाहिए, ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जैसे हम एक रूम है, अगर आप रूम में यहाँ एक कॉर्नर पे आप सेंट छिड़का दोगे तो वो सेंट की स्मेल यहाँ पे आएगी शुरू में, लेकिन वो धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल है पूरे रूम में फैल जाएंगे, फिर पूरे रूम से इक्वल महक आएगी। अब ये ही डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ सारी की सारी चीज़ें जब मूव हो जाती हैं, ताकि दोनों जगह पर, जहाँ हाई थी वहाँ पर भी और जहाँ कम थी वहाँ पर भी, दोनों जगह पर इक्वल अमाउंट आ जाए, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे, और ये बताया कि जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन होगी ये डिपेंड कैसे करती है, एनवायरनमेंट की कंडीशन पे, कि अगर एनवायरनमेंट में बाहर कुछ कम है तो वो अंदर आ जाए, मतलब कम है तो सेल से बाहर जाएगा उसको पूरा करने के लिए। अगर कोई चीज़ सेल में कमी है और एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो उसकी डायरेक्शन एनवायरनमेंट से सेल की तरफ हो जाएगी। रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, नाइट में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस होती, क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं होती है। CO2 की एलिमिनेशन है, ये मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी है। ड्यूरिंग द डे क्या होता है, CO2 है जनरेट होता है रेस्पिरेशन से, यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए वो यूज़ होता है। CO2 रिलीज़ नहीं होता है कब, ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट। जब CO2 रिलीज़ नहीं हो रहा होता है तब उस टाइम क्या है, ऑक्सीजन ही एक मेजर इवेंट होता है। अब ये क्या है कि जब हम सुबह बोलते हैं कि पूरे दिन में प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। रिलीज़ वो, अगर आप ब्रीदिंग की प्रोसेस को पे कंसंट्रेशन करोगे तो ब्रीदिंग पे हर कोई ही CO2 ही रिलीज़ करता है, लेकिन दिन में क्या है, फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है और वो बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। तो ऑक्सीजन हाई अमाउंट में होता है तो CO2 कहीं ना कहीं प्लांट्स का निगलेक्ट हो जाता है। और रात में क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं हो रहा होता है, वहाँ पर हमें CO2 विजिबल होता है, तो हम बोलते हैं कि रात को CO2 रिलीज़ कर रहे हैं प्लांट्स, जबकि सुबह भी कर रहे होते हैं। लेकिन CO2 सुबह इसलिए हमें विजिबल नहीं होता क्योंकि सुबह उनकी फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन बहुत ही हाई अमाउंट में हो जाती है। ऑक्सीजन है जो उनकी सांस लेने की प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट नहीं है, ऑक्सीजन उनका फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। उनकी सांस लेने का बाय प्रोडक्ट तो CO2 ही है। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ये अपटेक करते हैं ऑक्सीजन को, गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकें, उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन लेना पड़ता है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, मतलब ज़मीन पे रहते हैं, ये ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, और जो एनिमल्स है ये वाटर में रहते हैं, वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिज़ोल्व हो रखी है, जैसे H2O है, इसमें H2O में ये वाले ऑक्सीजन का पार्टिकल है तो वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अमाउंट है जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की, ये लो होती है कंपेयर टू इन द एयर। रेट ऑफ ब्रीदिंग है, इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनका फास्ट होता है देन द टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे रहते हैं उनसे। अब फिश जो फिशेज़ हैं
ये क्या है, वाटर जो लेती हैं थ्रू देयर माउथ्स, देन इनको फोर्स कर देती हैं अपने गिल्स की ओर, जो कि उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में सक्षम होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ये यूज़ करते हैं ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होती है, ये अब्जॉर्ब करते हैं बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन से करते हैं। अब जो ऑर्गन्स हैं ये इंक्रीज़ करते हैं, इनका काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऑक्सीजन लिया जा सके। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टेक प्लेस होता है उसी सरफेस पे। सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट होना चाहिए, प्रोटेक्ट करता है जो उस सरफेस को विद इन द बॉडी। जैसे हमारे जो लंग्स हैं, अब उस लंग्स में डिफरेंट एल्वोलाइज पाए जाते हैं, जहाँ पे सरफेस है जो एरिया इंक्रीज होता है, ताकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का टेक प्लेस हो सके। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, पहले तो नॉस्ट्रिल से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ये फिल्टर होता है बाय द फाइन ईयर्स, जो हमारी लाइन इसमें पैसेज में होते हैं, नोज़ में होते हैं, या हमारी फूड पाइप में, जो हमारी फूड पाइप और ईसोफेगस है, जहाँ से लेरेंक्स फेरेंक्स जो पाइप्स हैं वहाँ से जाता है। ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस भी होता है वहाँ पे, जो इस प्रोसेस में और हेल्प करता है। एयर पास होती है हमारे थ्रोट से इनटू द लंग्स तक जाती है, वहाँ पे जो कार्टिलेज के रिंग्स हैं, जब हमारे माउथ से अंदर पाइप जाती है, वहाँ पे कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं, ताकि हमारा जो ये गला है ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे रिंग्स पाए जाते हैं। ये क्या, टोबैको इफेक्ट्स टंग, लंग, हार्ट, लीवर, ये सारे स्मोकलेस जो टोबैको है, ये मेजर रिस्क होता है हमारे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिसीजेज, कैंसर, इसलिए हमें टोबैको नहीं करना चाहिए। अब ये हमारा प्रोसेस है, जो ये नेजल कैविटी है, यहाँ से सारा अंदर जाता है, ये फेरेक्स लेरेक्स यहाँ पे हैं, ये हमारी कार्टिलेजेस रिंग्स हैं, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके। उसके बाद ये आगे जाके ये सारी पाइप ब्रांचेस की तरह बढ़ जाता है, और जो ये हैं लास्ट में गोल गोल से, ये एल्वोलॉइज हैं, यहीं पे जो सारा हमारा टेक प्लेस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस का एक्सचेंज होता है। विद इन द लंग्स जो पैसेज होता है डिवाइड हो जाता है स्मॉलर, अब जो अभी हमने देखा है ट्यूब्स में कन्वर्ट होता रहता है ये, फाइनली टर्मिनेट इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें खुलता है, जिसको एल्वोलॉय बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। ये यहीं पे जो गैसेस का टेक प्लेस है, एक्सचेंज है, वो टेक प्लेस होता है। अब जो एल्वोलॉय की वॉल है वो एक्सटेंसिव, वहाँ पे भी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस लेते हैं, लिफ्ट अवर रिब्स, वो हमारी रिब्स को लिफ्ट कर देता है, जिससे हमारा जो डायफ्राग्राम है वो फ्लैटन हो जाता है। अब डायफ्राग्राम क्या है, जो ये आपको शो हो रहा है, जब हमने सांस ली है तो जो ये डायफ्राग्राम है जो फ्लैटन सीधा हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। जब ये नीचे आ जाएगा, जो चेस्ट कैविटी है वो भी लार्ज हो जाएगी, क्योंकि अगर वो नीचे आ गया तो ऊपर का सारा प्रोसेस है वो खुला हो जाता है, तो जिससे क्या है, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, तो एयर अपने आप जो सारी की सारी लंग्स में आ जाती है, जो उसको फिल द एक्सपेंडेड एल्वोलाई, और जो एल्वोलाई की वजह से एक्सपेंड हुआ है उसको फिल कर देती है। ब्लड ब्रिंग्स, अब जो पूरी बॉडी में वहाँ पे एल्वोलाइज में ब्लड कैपिलरीज बहुत ही हाई अमाउंट में होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी बॉडी से ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ जाता है तो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वहाँ पे आके रिलीज करता है एल्वोलाई में। वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ पे अब ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमने सांस से अभी अपने माउथ से लेके गए हैं, तो ऑक्सीजन होती है जो एल्वोलर सैक में, वहाँ पे फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस के, जैसे अब बाहर एल्वोलाई में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और लेकिन ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस है वो उन्होंने इक्वल करना है, तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के वॉल के थ्रू अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड वेसल की वॉल के थ्रू बाहर आ जाता है, वहीं पर टेकन प्लेस होता है ब्लड में, एल्वोलर ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सारे सेल्स में। अब ब्रीदिंग साइकिल है, जो लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल, अब लंग्स में कुछ ना कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट, वो सारा का सारा एक्सचेंज नहीं करते, कुछ होता है, मतलब अगर हम उस प्रोसेस में हो गए जहाँ पे हम सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन नहीं है, तो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। तो उस सिर्फ उतने टाइम के ड्यूरिंग, जिस टाइम पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उतने टाइम को बॉडी को जिंदा रखने के लिए तो रेजिड्यू वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का, देर इज़ सफिशेंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जॉर्व, ताकि उतने टाइम में ऑब्जॉर्व कर सके, उतने टाइम में भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है उस प्रोसेस के ड्यूरिंग भी, तो वो उसी को रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। अब बॉडी साइज है जो एनिमल का जैसे जैसे लार्ज होता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर है जो ऑल्सो कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है जो टेक अप ऑक्सीजन इन द लंग्स में होता है, टिश्यूज में होता है, डेफिशिएंट होती है ऑक्सीजन में बिफोर रिलीजिंग इट। रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन है, हाई एफिनिटी रखते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ये पिगमेंट हैं जो आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, ऑक्सीजन में देन ऑक्सीजन से ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल होता है, मोस्टली है जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये डिजॉल्व्ड फॉर्म इन अवर
ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब इधर क्या है, जो अपर पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वहाँ पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया बोला जाता है। ये जर्म्स को, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब हम स्मोक करते हैं, स्मोक से क्या होता है, ये ही हेयर हैं जो ये सारे के सारे बर्न आउट हो जाते हैं, जिससे जर्म, डस्ट, स्मोक, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो इजीली लंग्स में एंटर कर जाते हैं, जैसे जिससे हमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है या कफ हो जाती है या लंग कैंसर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सीलियाज हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और स्मोकिंग से वो सारे के सारे हेयर्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिफ्यूजन है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। ये मूव ऑक्सीजन टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आवर टोज। अगर मतलब सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हमें ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेके जाना हो तो हमें 3 साल लग जाएंगे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे टोज फ्रॉम अवर लंग्स से टोज तक आने के लिए 3 साल तक लग जाएंगे, अगर सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करें। इसलिए हमारे जो ब्लड है वो हेल्प करता है पूरी बॉडी में, हार्ट इसको पंप करता है और इसी से ही सारी बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट जाती है। अब है ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी बॉडी में सारा कुछ इधर उधर कैसे जाता है वो देखते हैं। ये आ गया ब्लड, इसी का काम है जो ये फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल सब इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है। इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। फ्लूइड है, एक मीडियम है कॉल्ड प्लाज्मा है जिसमें सेल्स सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब ब्लड एक क्या है, एक तरह का प्लाज्मा, एक फ्लूइड है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स हैं वो सारे सेल इसमें तैर रहे हैं, इसी को ही ब्लड बोला जाता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को इधर उधर करता है सारा, और ऑक्सीजन कैरी होती है आरबीसी में। ऑक्सीजन है जो वो आरबीसी लेके जाता है। बहुत अदर सब्सटेंस है जैसे सॉल्ट हो गया, ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड नीड। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए जो पुश करे पूरे ब्लड को अराउंड द बॉडी। उसके लिए नेटवर्क भी चाहिए ट्यूब्स का जो कि सारे टिश्यूज़ तक पहुंचता हो। सिस्टम चाहिए हमें पूरा इस नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए, या कुछ भी इसमें खराबी है उसको रिपेयरिंग सिस्टम भी चाहिए। तो इसी तरीके से ये हमारा जो हार्ट है, अब ये एक पंप की तरीके से काम करता है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड से। इसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और जो ऑक्सीजन जिसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिक्स ना होने दें। मतलब पहले क्या होता है इसमें, अब एक सिंपल प्रोसेस देख लो। पहले ब्लड है जो इसमें आया, अब जो ब्लड इसमें आएगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब जो ब्लड, मान लो कोई ब्लड है इसमें एंटर किया, अब इसमें जो ब्लड एंटर हुआ है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये नीचे जाएगा, पहले इसमें आएगा फिर नीचे जाएगा, और इससे फिर वापस बाहर आएगा। बाहर जाके फिर ये पूरी लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके ऑक्सीजन लेकर आएगा, ऑक्सीजन लाके फिर वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट के इधर वाली साइड ऊपर आएगा, फिर इसके नीचे आएगा, फिर नीचे से वापस पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र करके आएगा। अब जब सारी बॉडी में चला गया, सारी बॉडी से फिर निकल के फिर वापस से इधर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके ऑक्सीजन लेके फिर इधर आएगा। तो ये इसका प्रोसेस रहता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन जो डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है, सबसे पहले मतलब जो ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऐसा कौन सा ब्लड होगा जब ब्लड पूरी बॉडी में जा चुका है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे दिया है, अब उसके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचा है जो सारी बॉडी से लेकर आया है। तो वो जो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, रीच लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। उसको रिमूव करने के लिए वो लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, फिर वो हार्ट में जाता है। ऑक्सीजन अब रिच जब ऑक्सीजन लेके वो हार्ट में जाता है तो फिर हार्ट फिर क्या करता है, उसको सारे को पूरी बॉडी में फिर से पंप कर देता है। अब जब ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो फ्रॉम लंग्स कम्स थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। अब पहले वो अपर चैम्बर में जाता है, हार्ट ऑन दी लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर में जाता है, जिसको लेफ्ट आर्टरियम बोला जाता है। वहाँ पे जब लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स कर जाता है तो वो सारा का सारा ब्लड वहाँ पे कलेक्ट होता है। देन जब वो कंट्रैक्ट करता है तब नेक्स्ट चैम्बर में जाता है। नेक्स्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ पे जाकर रिलैक्स होता है तो ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, ब्लड फिर बॉडी में चला जाता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे आता है फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर, फिर वापस से अपर चैम्बर में आता है, जो राइट आइट्रियम है वो रिलैक्स कर जाता है। फिर जब वो उसको कंट्रैक्ट करेगा तब लोअर चैम्बर में चला जाएगा वेंट्रिकल के, वहाँ पे डायलेट कर जाएगा वो। अब ट्रांसफ़र होगा ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो पंप हो जाएगा, जो लंग्स में चला जाएगा वहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर जो वेंट्रिकल्स हैं
वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस, फिर वहाँ से वेरियस ऑर्गन्स में जाएगा, वहाँ पे थिक मस्कुलर्स होंगी, आर्टरिया होगा, उसके थ्रू जाएगा। वॉल्व्स होते हैं, जो ये चैम्बर्स हैं, चारों चैम्बर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सब में इसमें बीच में वॉल्व्स लगे हुए हैं ताकि जो ब्लड की है मिक्सिंग ना हो सके। ब्लड डज नॉट फ्लो, मतलब बैकवर्ड ना फ्लो हो सके, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो वापस नीचे से ऊपर ना जाए। व्हेन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब मिक्सिंग ना हो या वापस ऊपर से नीचे ना जाए। अब इधर से आप एक बार दोबारा देख सकते हो, ये पूरी बॉडी है, फ्रॉम दी बॉडी ये सारा ब्लड लेके आ रहा है। जब ये आएगा सबसे पहले इधर ऊपर वाले में जाएगा, फिर इसके नीचे आएगा, जब नीचे जाके चला जाएगा लंग्स में जाके फिर यहाँ पे एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर वापस से हार्ट में आएगा, फिर पहले ऊपर वाले में आएगा, फिर नीचे वाले में जाएगा, फिर उससे पूरी बॉडी टू द बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो लंग से लेके जाएगा। अब जब पूरी बॉडी में चला गया, यहाँ पे सारी बॉडी में उसने ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर वहाँ पे ये आर्टरी से वीन्स में चला जाएगा, वीन्स में फिर सारी बॉडी से होता हुआ ये हार्ट में जाता है। अब ये हार्ट में जब गया है तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया है इसके बाद, क्योंकि ये सारी बॉडी को देता हुआ फिर आया है। अब यहाँ पे इधर वाले सिस्टम में या ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड लेके आया है, यहाँ से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में ये ऑक्सीजन लेके आता है, ऑक्सीजन लेके वापस से हार्ट में आता है। मतलब एक साइड पहले हार्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, फिर लंग्स में से ऑक्सीजन लेके फिर एक बार फिर हार्ट में आता है, फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आता है, फिर यहाँ से सारी बॉडी को ये ट्रांसफ़र कर देता है। अब ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब देखो सेपरेशन ऑफ द राइट साइड लेफ्ट साइड, इनको भी सेपरेट करता है, यूज़फुल होता है ये कि ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी मिक्सिंग ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट सिस्टम था इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं था, और राइट साइड में क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। सेपरेशन अलाउ करता है, हाई एफिशिएंट जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है इसको अलाउ करता है। यूज़ इन एनिमल्स, हाई एनर्जी नीड होती है, बर्ड्स हैं मैमल्स में, उसमें एनर्जी चाहिए होती है मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एनिमल्स है जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती इस पर्पज़ के लिए, उनका बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, उसके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, क्योंकि वो टॉलरेट कर लेते हैं, सम मिक्सिंग अगर हो भी जाए तो वो टॉलरेट कर जाते हैं ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन की। और फिशेस हैं जो उनके सिर्फ 2 चैम्बर्ड का ही हार्ट होता है। ब्लड इज पम्प्ड इनटू द गिव्स, ऑक्सीजन वहाँ पे ले लेता है, फिर पास डायरेक्टली टू द बॉडी, सीधा बॉडी में चला जाता है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। अब जैसे हमारा हार्ट है, उसमें क्या है, पहले सारी बॉडी से हार्ट में एक बार आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है फिर भी आता है, वहाँ से लंग्स में जाके ऑक्सीजन लेके वापस से फिर हार्ट में आता है, तो 2 बार आता है। लेकिन फिश में ऐसा नहीं है, इसमें एक बार ही आता है। ड्यूरिंग 1 साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी। अब गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, जब 2 बार जाता है, जैसे हमारे अंदर जाता है इन द अदर वर्टिब्रेट्स, उसी को हम डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये विजिबल नहीं हो रहा है, फोर्स है जो एक्सर्ट करती हैं वॉल्स, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, इसमें जो ब्लड जब फ्लो करता है तो उसी ब्लड को ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारी वेसल्स को, उसी को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जो इसका डायस्टोलिक है रिलैक्स करने का, वो ये आपने देख रखा है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mmHg होना चाहिए, डायस्टोलिक है जो वो 80 mmHg होना चाहिए। अब जो ब्लड प्रेशर है इसको मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको स्फिग्नोमेमोमीटर बोला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होगा उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, जो कॉज करता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्ट्रियोलिस के वजह से। रिजल्ट क्या होता है, उसमें ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस हो जाता है और वो ही रप्चर कर देता है आर्टरी को, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब ट्यूब्स हैं जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं। ये आर्टरीज कौन सी होती हैं, जो ब्लड कैरी अवे फ्रॉम दी हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ दी बॉडी। जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है वो हार्ट से लेके सारी बॉडी को ट्रांसफ़र करते हैं, वो आर्टरीज होती हैं। ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं इसकी। अब जो वीन्स हैं ये क्या काम करता है, जो कलेक्ट द ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वीन्स का काम क्या है, सारी बॉडी से हार्ट उसको कलेक्ट करके ब्लड को वापस से हार्ट में ले जाती है। डू नॉट नीड, इसकी थिक वॉल्स नहीं होती। ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, ब्लड इसमें प्रेशर में भी नहीं होता। दे हैव वॉल्व्स, ब्लड फ्लो ओनली इनटू द वन डायरेक्शन में ही फ्लो हो सकता है, वापस मतलब बैक फ्लो नहीं होता ब्लड का। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन, जब ऑर्गन पे पहुंच जाता है, आर्टरी डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर वेसल्स। आर्टरी है जो स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट, रखने के लिए सारे सेल्स के कनेक्ट करने, मतलब जैसे अगर यहाँ पे
ऑन रीचिंग एन ऑर्गन, जब ये ऑर्गन के पास पहुंच जाती हैं, आर्टरीज डिवाइड हो जाती है स्मॉलर वेसल्स में, ताकि ब्लड है जो वो इंडिविजुअल सारे सेल्स के साथ वो कांटेक्ट में आ सके। स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं, ये वॉल्स तक पहुंचती हैं सारे सेल्स की, कॉल्ड दी कैपिलरीज। अब जब ये एक ब्लड कैपिलरी आ रही है, आर्टरी आ रही है, तो ये सारे यहाँ पे बहुत स्मॉल सेल्स होते हैं ये, तो ये पूरी सारे अलग अलग सेल्स को ब्लड नहीं पहुंचा सकती, तो ये एक ही आर्टरी डिफरेंट जो रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसी को कैपिलरी बोलते हैं। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स अक्रॉस देयर थिन वॉल्स के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज देन ज्वाइन, बाद में जो ये ही कैपिलरीज हैं फिर से ज्वाइन करके ये एक वीन्स की तरफ कन्वर्ट हो जाती हैं, वहाँ पे कन्वे होता है ब्लड अवे फ्रॉम द टिश्यू। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये आर्टरी जा रही है, यहाँ पे आके ये डिफरेंट रूट्स में अलग अलग छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं, इन्हीं को कैपिलरीज बोला जाता है। अब यहाँ से आर्टरी आ रही थी, अब जब ये कैपिलरीज में डिवाइड होके सारे सेल्स को ऑक्सीजन देके वापस डीऑक्सीजनेटेड होके जब वापस कनेक्ट होती हैं, तो ये एक वीन बन जाती हैं, और ये वीन बन जाती हैं देन कन्वे करती हैं ब्लड को दूसरे टिश्यूज़ की तरह। अब मेंटेनेंस है जो प्लेटलेट्स की, इसमें क्या है, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। अगर कोई भी चोट लग जाती है तो जो ब्लड लॉस है हमारा बहुत ही मिनिमाइज़ होना चाहिए, लीकेज पूरी नहीं होनी चाहिए, और जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। तो इसको सारा काम क्या करता है, ये मतलब प्लेटलेट्स काम करते हैं वहाँ पे, ताकि वो अवॉइड करते हैं जो ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स हैं सर्कुलेट होते हैं सारी की सारी बॉडी में, और ये प्लग कर देते हैं उन लीक्स को, जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करते हैं। मान लो ये आपकी स्किन है, यहाँ पे थोड़ा सा भी कट लग गया, वहाँ पे अब ब्लड प्रेशर तो लगातार लग ही रहा है, ब्लड अगर वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी ना हो तो ब्लड लगातार वहाँ से फ्लो होता रहेगा, तो वहाँ से फ्लो ना हो उस लीकेज को जो सील करने का काम है, प्लग करने का काम है, वो प्लेटलेट्स करते हैं। अब नेक्स्ट लिम्फ क्या है, इन्वॉल्व होता है ये लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे ब्लड का काम है वैसे ही लिम्फ का काम है, बस ब्लड है जो कैपिलरीज में होता है। अब लिम्फ है जो ये कहाँ पे होता है, ये कैपिलरी से बाहर जो भी सारे ऑर्गन्स, मतलब जो भी बाहर का फ्लूइड है उसमें होता है, इसको लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स होते हैं जो कैपिलरीज की, वहाँ पे होता है अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स एस्केप हो जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस से इन द टिश्यूज, और उसी टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ बोला जाता है। सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, कलरलेस होता है, लेस प्रोटीन होता है इसमें। लिम्फ ड्रेन करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जैसे आर्टरीज हैं वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, ये ऐसे ही लिम्फ है जो लिम्फेटिक कैपिलरीज में होता है फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस। ज्वाइन करता है टू फॉर्म लार्ज, फिर वापस से ज्वाइन होकर लिम्फ वेसल बन जाता है, फाइनली ओपन होती है लार्जर वीन में ओपन होती है। फिर वैसे ही जैसे सारा ब्लड वाला सिस्टम है वही सिस्टम लिम्फ का है। लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड अब्जॉर्ब्ड फूड को फ्रॉम फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ड्रेन, एंड ड्रेन कर देता है जो एक्सेस फ्लूइड है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो प्लांट्स का है वो देखेंगे। फॉर प्लांट्स क्या है, सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स होती है रॉ मटेरियल का, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और अदर मिनरल उसको जो भी चाहिए। डिस्टेंस होता है जो सॉइल बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स है, जो रूट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, एनर्जी रॉ मटेरियल्स इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में, पर जो डिस्टेंस है लार्ज हो जाता है चेंज इन द प्लांट बॉडी जब इंक्रीज है। अब रूट्स ने ऑब्जॉर्व किया, अब रूट से ऑब्जॉर्व होके अगर लीव्स को कोई चीज़ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो रूट से लीव तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस भी होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहाँ पे डिफ्यूजन भी काम करता है, पर वो इतना सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कि ज़रूरी है। प्लांट बॉडी में क्या होता है, लार्जर प्रोपोर्शन होते हैं डेड सेल्स के। प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स तो उसकी कम होती है, यूज रिलेटिवली स्लो, तो इसलिए उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्लो होता है। डिस्टेंस वेरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हैव टू ऑपरेट करना पड़ता है, वेरी लार्ज वेरी टॉल ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उनको। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये मूव करता है एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। अब जो तो हमें एनर्जी है जो लीव्स ने स्टोर किया है, फोटोसिंथेसिस बनाई है, वो तो लीव्स से उसे पूरी रूट्स तक लेके जानी है, और जो रॉ मटेरियल रूट्स ने अब्जॉर्ब किया है सॉइल से उसको उसे लीव्स तक पहुंचाना है। तो दो पाथवे हो जाते हैं इसके जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, जाइलम है फ्लोएम है। जो जाइलम है वो क्या करती है, मूव करती है वाटर को मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, मतलब अपवर्ड जाती है, और जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट करता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है लीव्स में है उसको बाकी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, जो जाइलम टिश्यूज़ हैं, वेसल्स हैं, ट्रकीड्स हैं, वो
रूट्स और स्टेम्स लीव की, ये सारी इंटरकनेक्टेड होती है, कंटिन्यूस सिस्टम होता है इसका, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं पूरे प्रॉपर बने हुए, रीच करते हैं वो सारे पार्ट्स के, प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक। एट द रूट्स सेल्स क्या है, एक्टिवली टेक अप आयंस, इजीली ले लेते हैं, क्रिएट्स ए डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस रूट एंड द सॉयल। वाटर क्या है, अब मूव इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉयल, एलिमिनेट करता है दिस डिफरेंस को। स्टडी मूवमेंट्स होती हैं वाटर की इनटू द रूट, जाइलम क्रिएट करता है ये कॉलम को वाटर में, पुश करता है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट प्लांट है जो, इसके एडिक्वेट सप्लाई होती है वाटर की, लोस्ट हो जाती है ये स्टोमेटा से, मतलब जितना भी पानी लेता है स्टोमेटा के थ्रू लोस्ट होता रहता है, जिसको ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं। रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स, इवेपोरेशन होता है जो वाटर का फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव, क्रिएट ए सक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जब मतलब ये एरोज दिखाई रखे हैं, मतलब जब इसमें बॉडी में जो भी है वो सारा का सारा ट्रांसपीरेट हो गया, वाटर है जो इवेपोरेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सक्शन वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि जब पानी था वो तो चला गया, अब वो पाइप्स में वैक्यूम की वजह से नीचे से सक्शन क्रिएट होगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वेपर्स नोन एज द ट्रांसपीरेशन, इसी को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोला जाता है कि जो वाटर वेपर है जो इवेपोरेट हो जाता है। ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है अब्जॉर्ब करने में, कैसे हेल्प करता है, जब ट्रांसपीरेशन हो गया, जो इसका सारा कंडक्टिंग सिस्टम है वो वैक्यूम हो गया, तो उससे अपवर्ड मूवमेंट की होएगा, अपने आप अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल सबका होएगा, क्योंकि वहाँ पे सक्शन क्रिएट हो गया। ये ऑल्सो हेल्प करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आएगा उतना ठंडक होगा, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो वो वाटर को ट्रांसपीरेट कर देता है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मोर इंपॉर्टेंट होता है नाइट पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स हो जाती है उस टाइम पे। ट्रांसपोर्ट होता है जो फूड और अदर सब्सटेंसेस का, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जब सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस में जो बने हैं उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जो ट्रांसपीरेशन थी वो सिर्फ वाटर की थी, और अगर कोई फूड पार्टिकल्स की है जो फोटोसिंथेसिस से बने हैं उसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ये कहाँ पे अकर करती है, पार्ट्स इन द वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं वहाँ पे, जिसको फ्लोएम बोला जाता है। फ्लोएम करते हैं ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स को और अदर सब्सटेंस को करते हैं। ये डिलीवर भी करता है कहाँ पे, स्टोरेज ऑर्गन्स है जो उसके रूट्स के, फ्रूट्स के और सीड्स के टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसलोकेट करता है। ट्रांसलोकेट होता है जो फूड का, अदर पार्टिकल्स का, ये टेक प्लेस होता है इन द सीव ट्यूब्स में, हेल्प करती है एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये मूव हो सकता है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन द जाइलम, जो ट्रांसलोकेशन होती है बाय यूटिलाइजिंग, एनर्जी को यूटिलाइज करके ही होता है। अब जो जाइलम का प्रोसेस था उसमें क्या था, उसमें तो सीधा सक्शन क्रिएट हो रहा था, तो अपने आप हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एनर्जी यूज़ होती है अगर खाने को सारे बॉडी में पहुंचाना है, तो ये एनर्जी है वो कैसे आएगी, जो सुक्रोज है ट्रांसफर करता है इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वैसे ही है जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस आपको बताया था। टिश्यू कॉज करता है वाटर टू मूव इनटू इट, प्रेशर मूव करता है मटेरियल का, फ्लोएम टू टिश्यू हैव अ लेस प्रेशर, जहाँ से हाई है वहाँ से लेस की तरफ आता है। अलाउ करता है फ्लोएम को मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स, जैसी हैं वैसे ही मूव करता है। एग्जाम्पल जैसे स्प्रिंग है, वहाँ पे शुगर स्टोर्ड हो जाता है रूट में, और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स नीड एनर्जी टू ग्रो। देन नेक्स्ट एक्सक्रीशन पोर्शन आ गया। एक्सक्रीशन क्या होता है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से रिमूव करना। अब ये प्रोसेस क्या है, इन्वॉल्व विद रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, जो बॉडी से जो भी है उसको एक्सक्रीशन बोला जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन से ही इस प्रोसेस को कर लेते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा है ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसके थ्रू है जो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पे पेयर ऑफ किडनी होती है, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। यूरिन है जो हमारा, ये प्रोड्यूस होता है किडनी में, पास हो जाता है फिर यूरेटर्स में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है जब तक हम उसको यूरेथ्रा से रिलीज़ ना करें। यहाँ से जाके हमारी वो वॉलंटरी मसल्स काम करती हैं कि हमारे कंट्रोल में है। ये किडनीज़ है दो हमारी, यहाँ से जो ये दो पाइप्स नीचे जा रही हैं, यही पाइप्स हैं जो ये यूरेटर्स है। उसके बाद ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा है जो हमारे कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है मेकिंग यूरिन, इसमें क्या होता है, फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, फिल्टर हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ से फिल्टर कर लेते हैं। एज CO2, जैसे जो CO2 रिमूव हो जाता है ब्लड से जब लंग में जाता है, वैसे ही इसमें भी नाइट्रोजन जो वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारा रिमूव हो जाता है ब्लड से, ये किडनी में आ जाता है। और बेसिक फिल्ट्रेशन यूज़ होती है किडनी में, जो भी प्रोसेस है सारी। अब इसमें क्या है, ये सारा किडनी के अंदर का प्रोसेस है, जहाँ पे ये सारी की सारी रेनल ट्यूब्स हैं, ये बोमेन कैप्सूल है जहाँ पे
सारी एक्टिविटी फिल्ट्रेशन की कंडक्ट होती है, ये किडनी के अंदर का पार्ट है। यहाँ पे क्या है, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है जो कैपिलरीज होती है। ईच कैपिलरी क्लस्टर है जो एसोसिएट होती है एक कप शेप्ड एंड में, जो अभी हमने ये देखा है बॉमन कैप्सूल जिसको बोलते हैं, ये कप शेप का होता है। क्वाइल्ड ट्यूब इसमें बॉमन कैप्सूल है जो इसमें क्वाइल्ड हो जाती है। कैपिलरीज बस एक दूसरे में मिक्स होती रहती हैं, कलेक्ट करती हैं ये फिल्ट्रेट, लार्ज अमाउंट फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगी होती है जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती हैं। इनिशियल ये फिल्ट्रेट करती हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर सबको करती है। सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड भी करती हैं। फिर यूरिन फ्लो करता है अलोंग द ट्यूब, इस सारी ट्यूब्स में से यूरिन फ्लो करके वाटर है जो वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। डिपेंड ऑन द एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी, अगर फालतू है तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा। एंड ऑन हाउ मच डिजॉल्व्ड वेस्ट इज टू बी, जो भी जितना भी डिजॉल्व वेस्ट होगा वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिन फॉर्मिंग इवेंचुअली एंटर, फिर वो लॉन्ग ट्यूब में जाती है जो यूरेटर आपको दिखाई थी उसमें जाती है जो किडनी के साथ कनेक्टेड होता है। फिर वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में पास आउट होता है, स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में जाके। वहाँ से जब अंटिल प्रेशर एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू दी अर्ज टू पास इट आउट, जब तक हमें उसे पास करने का मन नहीं करता यूरेथ्रा से, तब तक हम उसको में स्टोर करते हैं। जो ब्लैडर है हमारा वो मस्कुलर होता है, नर्वस से कंट्रोल हो जाता है। वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियली जो किडनी हेमोडायलिसिस है इसमें क्या होता है, ये इन्फेक्शियस इंजरी रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होता है किडनी में। ये लीड करता है अकम्युलेशन ऑफ दी पॉइजनस वेस्ट है जो बॉडी में रह जाता है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रही तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, जो किडनी फेलियर है आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ किया जाता है। डिवाइस होता है एक जो नाइट्रोजन वेस्ट को ब्लड से रिमूव करता है, उस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। उसमें क्या है, बहुत ही नंबर ऑफ ये जैसे ट्यूब्स लगी हुई हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी रहती हैं। सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, इसमें सस्पेंड करती है एक ये जो 2 टैंक रखे हुए हैं, ये डायलिसिस के फ्लूइड से भरे हुए होते हैं। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का, नाइट्रोजन वेस्ट से डिवॉइड इसको करते हैं, डिवॉइड होता है किसी की चीज़ को मतलब कमी होना। तो पेशेंट ब्लड है जो इन ट्यूब से पास करवाते हैं पहले, फिर वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड से डायलिसिस के डिफ्यूजन के थ्रू उसमें निकाला जाता है। फिर जो प्योरीफाई ब्लड है उसको वापस से पंप बैक कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। सिमिलर जैसे किडनी फंक्शन करती है वैसे ही आउटसाइड एक आर्टिफिशियल किडनी की फंक्शन के तरीके से इसको कराया जाता है। नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, इसमें वो अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती जैसे कि हमारी किडनी करती हैं। इनिशियली जो फिल्ट्रेट है वो किडनी अबाउट 180 लीटर हो जाता है पर डेली। वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड ओनली अ लीटर और 2 ए डे, ए लीटर और 2 लीटर मतलब हम एक्सक्रीट करते हैं डेली। रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट है रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। हमारी अगर किडनी रियल किडनी वर्क कर रही है तो वो रीअब्जॉर्ब भी करती है, लेकिन अगर हम डायलिसिस का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन का पार्ट हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट एक्सक्रीशन है जो प्लांट में कैसे हो रहा है, गेट रिड ऑफ द ये ट्रांसपीरेशन से ही होता है सिंपली, जो जाइलम प्रोसेस हमने देखा था। टिश्यूज़ कंटेन ऑफ डेड सेल इवन लॉस सम पार्ट ऑफ सच एज लीव्स, जैसे लीव्स हैं उसमें भी कोई भी पत्ते हैं पीले हो गए झड़ जाते हैं, वो भी एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स में इनका स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट है जो स्टोर्ड इन लीव्स हो जाता है और फिर वो लीव फॉल ऑफ कर जाती हैं। स्टोर्ड एज द रेजिन्स एंड गम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ओल्ड जाइलम में एक्सक्रीट होते हैं। सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सीधा सॉइल में भी हो जाते हैं जो उनके आसपास पड़ा रहता है। ये हमारे कीवर्ड्स आ गए। थैंक यू।